हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के जो टॉपिक है करंट अफेयर्स में, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं न्यूज़ में आजकल। तो स्टे अपडेटेड और लेट्स बिगिन। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो क्योंकि बताया था कि 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शन अभी हुए हैं, तो 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शन में जो अ, पहले सीएम्स थे तो वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि जो पहले फेसेस है सीएम के वो दिखाए तो गए, बट उनको बनाया नहीं गया। तो छत्तीसगढ़ में एक संशय बना हुआ था कि कौन बनेगा। तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने सीएम का फेस डिक्लेयर कर दिया है और विष्णुदेव साई जो है ये अब छत्तीसगढ़ के नए सीएम बनेंगे। तो विष्णुदेव साई जो है इन्होंने ओथ ले ली है, और क्योंकि ऑफिस में जाने से पहले एक ओथ का है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ओथ इन्होंने ले ली और विष्णुदेव साई जो है ये छत्तीसगढ़ के नए सीएम बनेंगे। इससे पहले वहाँ के सीएम जो थे वो भूपेश बघेल थे, और इस बार जो है क्योंकि पार्टी भी चेंज हो गई है तो सीएम भी चेंज हो गए हैं। तो विष्णुदेव साई जो है छत्तीसगढ़ के सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फी विद सीएम इनिशिएटिव किस राज्य में चलाया गया? तो सेल्फी विद सीएम जो है ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभी लॉन्च किया था हाल ही में, कि सेल्फी विद सीएम, सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे और यूथ को थोड़ा अपने उसके बारे में भी पता चले, पॉलिटिकली चीजें भी पता चले। तो उसी को लेकर के ये सीएम जो है उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक। तो ये नवीन पटनायक है, और नवीन पटनायक ने वहां पर सेल्फी विद सीएम जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और इसके तहत जो है सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहाँ पे सीएम की जो पिक्चर्स है वो लगाई जाएंगी, सो दैट दे कैन क्लिक देयर पिक्चर्स फॉर द पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो उड़ीसा में सेल्फी विद सीएम इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? यूनिसेफ डे, तो यूनिसेफ डे जो है ये एवरी ईयर 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 11 दिसंबर को ये प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि डे डे भी पूछ लेंगे, बट ये भी पूछ लेंगे कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। इसे पढ़ते यूनिसेफ नहीं है, लेकिन इसका 1953 में यूनाइटेड नेशन ने नाम चेंज किया था, और इसका नाम बस शॉर्ट में कर दिया था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो पढ़ते हमेशा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ही है, बट इसका जो लिखा जाता है यूनिसेफ में पूरा इस तरह से ही लिखा जाता है जिस तरह से अडॉप्ट किया था पहली बार। तो यूनिसेफ आखिर में है क्या? यूनिसेफ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कि यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन में, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड्स। तो बेसिकली ये चिल्ड्रंस के लिए काम करता है, ये चिल्ड्रंस की हेल्थ को लेकर, चिल्ड्रंस की एजुकेशन को लेकर, जो भी वर्नरेबल चिल्ड्रंस है उनको लेकर ये वर्क करता है। और इंडिया भी यूनिसेफ के साथ जब से ये बना था और हमने इसमें सदस्यता ली है, तब से यूनिसेफ के साथ मिलकर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जैसे कि मीना मंच वाली जो योजनाएं थी, और बहुत सारी जो हेल्थ से रिलेटेड है, सब शिक्षा अभियान हो या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड योजनाएं थी, उन सब में यूनिसेफ के साथ मिलके ही हमने काम किया है इंडिया ने। तो यूनिसेफ जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करती है और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करती है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या अदर एस्पेक्ट हो। और अभी यूनिसेफ का एक बहुत रिनाउंड जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि गाजा में जो कैजुअलिटीज हुई है, वेदर इट इज गाजा, वेदर इट इज यूक्रेन, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, तो अभी भी गाजा में भी यूनिसेफ ने एड भेजी है, अपनी वहाँ से सहायता भेजी है, दवाइयाँ भेजी है, बच्चों को फूड वगैरह भेजा है। तो यूनिसेफ कंटिन्यूसली बच्चों के लिए काम करता है। तो 11 दिसंबर को इसका डे मनाया जाता है। 1953 में इसका नाम चेंज हुआ था, बस यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया था। लिखते इसको ऐसे ही है जैसे ये है। और थीम इस बार का है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। तो इस बार का थीम है, और 190 इसमें कंट्रीज है। तो फुल फॉर्म और ये डे कब मनाया जाता है, इसका फाउंडिंग डे जो है ये इसमें
पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो अभी ये ग्रीन वॉच ने, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन वॉच, इन्होंने रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया जो है वो 7वें स्थान पर है। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बेसिकली ये देखता है कि कितना चेंज, कितना हमने कंटिन्यूसली कितने कदम उठाए हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा भी, उससे पहले भी हमारे यहाँ पर हुआ। तो अभी करंट में जो इनिशिएटिव है, बहुत सारे इनिशिएटिव है, लाइक कि अभी लाइफ लॉन्च हुआ था, ये प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था लाइफ इनिशिएटिव। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के यूज के लिए, जो कि ग्रीन फ्यूल यूज करने के लिए, बायोफ्यूल के लिए अभी स्ट्रैटेजी आई है बायोफ्यूल के लिए कि बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग होगी। और उस ब्लेंडिंग का भी उन्होंने टारगेट रखा है कि जो भी पेट्रोलियम या डीजल होगा उसके साथ कितने बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग वो करिए वो ऑयल बेचा जाएगा। तो बहुत सारे इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ हमारा जो फोकस है वो अब सोलार एनर्जी की तरफ ज्यादा है, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे सोलार पैनल अभी वाराणसी में फ्लोटिंग सोलार पैनल्स का जो लगा है एक, तो उसके साथ साथ वाराणसी है या फिर अदर जो कंट्री के पार्ट है, सब जगह सोलार एनर्जी को लेकर भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के को लेकर भी क्लाइमेट चेंज को के इफेक्ट को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं और भारत इसमें 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है ये नोवाक जोकोविच को मिला है। और नोवाक जोकोविच जो है ये इसमें तीसरी बार ये शीर्ष स्थान पर है। नोवाक जोकोविच जो है ये लॉन टेनिस के बहुत दिग्गज प्लेयर हैं और इनको इनके नाम सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है, इनके नाम 24 ग्रैंड स्लैम है। जो लॉन टेनिस में जो प्रतियोगिताएं होती हैं अलग अलग, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, तो ये सारे जो ओपन है ये ग्रैंड स्लैम की कैटेगरी में आते हैं। ये जो ग्रैंड स्लैम है 24 मोस्टली सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। नोवाक जोकोविच जो एटीपी की रैंकिंग होती है, जो टेनिस की एक रैंकिंग होती है टेनिस प्लेयर्स के लिए, जैसे कि आईसीसी क्रिकेट की एक रैंकिंग होती है, सेम एज एटीपी की रैंकिंग होती है और एटीपी की रैंकिंग में भी नोवाक जोकोविच जो है उनको शीर्ष स्थान मिला है। तो नोवाक जोकोविच एटीपी की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 370 ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो आर्टिकल 370 पर जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, कल उन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ था वर्डिक्ट और वर्डिक्ट कल सुनाया गया है। तो आर्टिकल 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर क्वेश्चन हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट ऑल्टर कर सकती थी इसका स्टेटस या नहीं कर सकती थी। तो जब आर्टिकल 370 इंडिपेंडेंस के बाद जब इंटीग्रेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का इंडिया में, तब एक एक्सेशन साइन हुआ था, उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया था महाराजा हरि सिंह के साथ, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 जोड़ा गया था। अब जब आर्टिकल 370 जोड़ा गया तो उसमें जो जम्मू कश्मीर का रक्षा है उसकी, उसका डिफेंस, उसका ट्रेड और उसका कम्युनिकेशन वो इंडिया देखेगा। बाकी जो चीजें हैं वो फ्री है कुछ भी करने के लिए। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता था, उनका अपना नेशनल, उनका खुद का स्टेट फ्लैग हो सकता था, वो अपने यहाँ पर जो भी पॉलिसीज थी वो खुद बना सकते थे, अपने जिनकी हेल्थ की, एजुकेशन की सारी पॉलिसीज उनकी अपनी होती थी और वो खुद अपने आप में एक ऑटोनोमस रीजन था। तो उस पे हमारे यहाँ से कोई भी स्कीम उस रीजन पे लागू नहीं होती थी। अगर हमारे यहाँ कोई स्कीम बनती थी ऑल ओवर इंडिया के लिए, वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती थी जब तक वहाँ का चीफ मिनिस्टर, वहाँ का गवर्नर अलाउ ना कर दे। तो ये आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को इम्यूनिटी मिल गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे पाकिस्तान का खतरा कुछ ज्यादा बन रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को जब तक पता था कि आर्टिकल 370 है तब तक वो जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकते थे उस रीजन को। और जो
370 को हटाने का जो निर्णय लिया है, तो हमारे जस्टिस जो सीजे आए हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि क्योंकि टेम्परेरी प्रोविजन था तो ये हटा दिया गया, और जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट जो है, उनको पावर है कि वो उसके ऑटोनोमस जो रीजन का स्टेटस उसे दिया गया था, स्पेशल स्टेटस, वो उन्होंने हटा दिया गया है। तो आर्टिकल 370 पर खैर अब तो क्वेश्चन क्यों आएगा नहीं, क्योंकि हटा दिया गया है, लेकिन अगर आ जाता है तो 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित। नेक्स्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीज फायर रेजोल्यूशन इन गाजा को किसने वीटो कर दिया? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि गाजा में जो हिंसा चल रही है, गाजा में जो हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, उन्हें रोका जाए। उसके लिए वो एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन यूएसए ने उसे वीटो कर दिया है। व्हाट इज वीटो? वीटो वर्ड ये सुना होगा, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ये ज्यादातर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुना जाता है, वीटो। और व्हाट इज वीटो? तो सबसे पहले इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर हैं जो कि परमानेंट मेंबर है। इस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? ये है यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके और रशिया। यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके और रशिया जो है, ये इसके परमानेंट मेंबर है। और परमानेंट मेंबर के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। और वीटो पावर क्या है? वीटो पावर है कि कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी निर्णय अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आता है, तो वो इन कंट्रीज के पास पावर है कि ये अपने आप अपनी वीटो पावर से उस निर्णय को पारित होने से रोक सकते हैं, यानी कि उस फैसले को आगे आने से रोक सकते हैं, उस फैसले को पूरा होने से रोक सकते हैं। तो गाजा में जब ये रेजोल्यूशन पास कराया गया, सीज फायर रेजोल्यूशन, के वहां पर जो आर्म्स का यूज हो रहा है, हमले हो रहे हैं, वो रोक दिए जाए, उसको यूएसए ने रोक दिया है, उस रेजोल्यूशन को, जिसे कहते हैं हम वीटो पावर। वीटो मींस कि उस कार्य को होने से उन्होंने रोक दिया है, उस फैसले को पास होने से रोक दिया है। तो वीटो पावर यही है, वीटो का मतलब यही है, कोई चीज किसी के अगेंस्ट में हो रही है और उसको रोक देना, उसके अगेंस्ट में जाना। तो वीटो पावर इन 5 मेंबर के पास है, जो कि परमानेंट मेंबर है, और इंडिया अभी अस्थायी मेंबर है इसका। और परमानेंट मेंबरशिप के लिए हमारा चल रहा है कि परमानेंट मेंबरशिप हमें भी मिल जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 कौन आयोजित करेगा? तो ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होगी जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इसकी जो इस बार होस्ट है वो है ये इटली। इटली इस बार इसको होस्ट करेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को। नेक्स्ट है 26th ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक कहाँ हुई? तो हमारे यहाँ पर इंडिया में, हमारा जो इंडिया है उसको जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो इंडिया को जो है ये जोन्स में डिवाइड किया गया है, और क्योंकि इंडिया काफी बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोनल काउंसिल के प्रोविजन है। तो जोनल काउंसिल के हिसाब से इसे इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। तो एक वेस्टर्न जोनल काउंसिल में ये रीजन आएगा, ईस्टर्न जोनल काउंसिल में ये आ जाएगा। सदर्न जोनल काउंसिल में ये साउथ वाला पार्ट है, और नदर्न जोनल काउंसिल में ये नदर्न वाला पार्ट है। बचता है सेंट्रल वाला पार्ट, ये है सेंट्रल जोनल काउंसिल। तो हमारा जो इंडिया है इसको 5 जोनल काउंसिल में विभाजित किया गया है, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, और बीच में सेंट्रल जोनल काउंसिल। तो इस तरह से ये जोनल काउंसिल में डिवाइडेड है, और इसकी हर जोनल काउंसिल की जो बैठक है वो अलग अलग होती रहती है। जैसे अभी नदन की पंजाब में हुई थी, ऐसे ही ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो मीटिंग है बिहार में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालक्ष्मी व राजीव आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम कहाँ चलाई गई? तो ये तेलंगाना में चलाई गई है, क्योंकि तेलंगाना में अभी नए पीएम, नए सीएम बने हैं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जो है वो अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे वहां की जनता से, वो फुलफिल करने के लिए उन्होंने ये योजनाएं चलाई है। एक का नाम है महालक्ष्मी योजना, और एक है राजीव आरोग्यश्री। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा करंट अफेयर का जो आज की क्लासेज है वो यहीं पर समाप्त होती है। और बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट कर दीजिएगा कुछ पसंद आ रहा है या कुछ नया चाहिए तो। स्टे अपडेटेड।